कविता जैसे ही ऑफिस से घर पहुंची तो उसकी नज़र डाइनिंग टेबल पर फैले हुए सामान पर पड़ी। उसकी सास भावना जी सारा सामान निकालकर देख रही थी। वो हैरानी से बोली, माँ जी ये सब क्या है? तो वो कहने लगी, बहू थोड़ा पकवान बनाने का सामान लाई थी। कविता हैरानी से बोली, पकवान बनाने का सामान? वो किस लिए? तो भावना जी कहने लगी, बहू कल होली है ना, तो हमारे घर में होली में मालपुआ, गुजिया, आलूदम, दही बड़े वगैरह बनते हैं, तो मैं लाला की दुकान से खाते पर सामान लेकर आ गई। कविता मुंह बनाते हुए बोली, हे भगवान, माँ जी इतना ऑयली और भारी खाना कौन खाएगा? आपने बेकार में हमारे रुपयों का नुकसान कर दिया। अरे ये सारा सामान लाने से पहले एक बार पूछ तो लिया होता। और लाला की दुकान पर खाता इसलिए चलता है कि कभी देर सवेर कोई सामान घट जाए तो तुरंत कोई भी जाकर ले आए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप इतनी फिजूल खर्ची करोगी और आपके घर में बनता होगा ये सब, मेरे घर में नहीं। शायद आप भूल रही हैं कि ये घर आपका नहीं बल्कि मेरा है। भावना जी हैरानी से आंखें फाड़कर बहू की ओर देखती रह गईं। उनकी आंखों में पीड़ा और अपमान के मारे आंसू आ गए। तभी उनके बेटे ऋषभ ने ऑफिस से आकर अपनी टाई ढीली करते हुए कहा, अरे क्या बातें चल रही हैं भाई, आज तो मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है। जल्दी से एक कड़क अदरक वाली चाय बना दो। कविता सोफे पर बैठते हुए बोली, अरे मैं भी तो अभी अभी ऑफिस से आई हूँ। मम्मी जी जरा हमारे लिए 2 कप चाय बना दीजिए। तो भावना जी को जैसे वहां से हटने का एक मौका मिल गया, वरना वो तो शर्मिंदगी के कारण सिर भी नहीं उठा पा रही थी। वो झट से अपने आंसू छिपाते हुए किचन में चली गई तो कविता ऋषभ के पास बैठ गई और प्यार से उसकी हथेलियों को थामते हुए बोली, सुनो ना, कल तो होली की छुट्टी है, हम कोई अच्छी सी मूवी देखेंगे लैपटॉप पर। कल मैं तुम्हारे साथ ढेर सारा समय बिताऊंगी। कितने दिनों से हमने अच्छा समय साथ में नहीं बिताया है। वैसे भी ये होली वगैरह खेलना तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। पहले रंग लगाओ फिर कितना समय बर्बाद करके रंग छुड़ाओ। ऋषभ फीकी सी मुस्कान के साथ बोला, मगर मुझे तो बचपन से ही होली बहुत पसंद थी। यहाँ आकर सब रूखा सूखा ही लगता है। खैर छोड़ो, बचपन गया, बचपन की बातें गईं। फिर वो उठकर फ्रेश होने के लिए रूम में चला गया। इधर भावना जी अदरक और इलायची कूटते हुए सोच में पड़ गईं कि मैं तो बेटे के घर को हमेशा अपना घर मानती आई थी, लेकिन बहू ने आज मुझे ये एहसास दिलाया कि ये मेरा घर नहीं है। उनकी आंखों से आंसू टपकने लगे और वो सोचने लगी कि मेरे लिए तो मेरे पति का घर ही अपना घर था। वही इस दुनिया में नहीं है तो कोई भी घर मेरा नहीं है। गांव में मेरा मन नहीं लगता और यहाँ बहू ने कैसे एक झटके में समझा दिया कि ये घर मेरा नहीं है। उनका कलेजा मुंह को आने लगा और वो सोचने लगी कि नाम का घर लेकर मैं क्या करूंगी। गांव में मेरा खुद का घर है, लेकिन वहां पर बच्चे नहीं हैं तो अकेले मेरा मन तो नहीं लगेगा। चलो बहू का घर है तो बहू का घर ही सही। अब मैं इस घर में अपनी मर्जी से कोई काम नहीं करूंगी। उन्होंने पक्का निश्चय कर लिया था कि वो कल कोई भी पकवान नहीं बनाएंगी। रात को भी उन्हें खाना खाने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन ऋषभ ने उन्हें जिद करके खाना खिलाया। फिर बड़ी देर तक वो माँ के कमरे में बैठकर माँ के पैर दबाता रहा। बेटे का प्यार देखकर उनकी आंखें खुशी से भरी जा रही थी और बहू के द्वारा किया हुआ अपमान धीरे धीरे धूमिल पड़ता जा रहा था। वो सोचने लगी कि भले ही बहू मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती, लेकिन मेरा बेटा कितना अच्छा है। अब बुढ़ापे के दिन किसी तरह गुजारने ही हैं। ऐसा सोचते सोचते कब उन्हें नींद आ गई उन्हें कुछ पता ही नहीं चला। सुबह सवेरे उनकी नींद टूटी तो वो उठकर किचन में आई। किचन में आकर उन्होंने देखा कि ऋषभ सुबह सवेरे रसोई में कुछ कर रहा था। बगल में कुकर सीटी मार रहा था। माँ को देखकर वो तुरंत ही माँ के पास गया और उनके पैर छूकर बोला, हैप्पी होली माँ। उन्होंने प्यार से बेटे को आशीर्वाद दिया। फिर हैरानी से बोली, बेटा तू इतनी सुबह सुबह किचन में क्या कर रहा है? तो ऋषभ कहने लगा, माँ आज होली है ना, तो बचपन में जैसे पकवान बनाती थी वैसे ही होली के सारे पकवान बना दो ना। ये सुनकर वो आश्चर्यचकित रह गई और कहने लगी, बेटा लेकिन तुम तो ज्यादा ऑयली। वो उनकी बात काटते हुए बोला, माँ साल में एक बार थोड़ा ऑयली खा लूंगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वैसे बात तो ठीक ही है कि आजकल के समय में हम ज्यादा मेहनत नहीं करते हैं, दिन भर ऑफिस में बैठकर काम करते रहते हैं, इसलिए हमें हेल्दी खाना ही खाना चाहिए। लेकिन त्योहार पर तो थोड़े बहुत पकवान खा ही सकते हैं ना हम। कौन सा रोज ऑयली खाना खाएंगे?
तभी कविता भी रसोई में आ गई और गुस्से में कहने लगी, ऋषभ ये सब क्या है? अगर ऑयली खाना खाकर तबीयत बिगड़ गई तो क्या होगा? ऋषभ धीरे से बोला, नहीं बिगड़ेगी तबीयत। मैं सुबह सवेरे एक्सरसाइज करता हूँ, रात को टहलने के लिए जाता हूँ, तो त्योहार के दिन थोड़े से पकवान खा लूंगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी मुझे। और वैसे भी त्योहार के दिन तो कुछ स्पेशल बनना ही चाहिए। माँ तुम मेरे लिए पकवान बनाओ ना, इसकी बातों पर ध्यान मत दो। अब भावना जी सकुचा गई कि बहू ने तो कल ही मना कर दिया था। वो सकपकाते हुए बोली, नहीं बेटा रहने देना, अब इस उम्र में मैं कहाँ पकवान बनाऊंगी। इतना कहकर वो बहू की ओर देखकर नजरें चुराने लगी। कविता गुस्से में उन्हें घूरे जा रही थी। उसे पक्का लग रहा था कि जरूर मम्मी जी ने ही ऋषभ के कान भरे हैं। ऋषभ कहने लगा, माँ घबराती क्यों हो? ये घर जितना मेरी पत्नी का है उतना तुम्हारा भी है। ये घर मैंने खरीदा है और बेटे के घर पर माँ का भी पूरा अधिकार होता है। ये सुनकर भावना जी हैरानी से उसकी ओर देखने लगी। अब तो कविता को पक्का यकीन हो गया था कि जरूर सास ने ही उसके पति को भड़काया है, इसलिए उसके गुस्से की कोई सीमा न रही। तब ऋषभ ने कहा, कविता तुम्हें गुस्सा आ रहा है क्या कि माँ ने मुझे सब कुछ बता दिया है? अरे मेरी माँ तो इतनी भोली है कि उन्होंने मुझे एक शब्द भी नहीं कहा। कल ऑफिस से आते हुए मैंने ही सब कुछ सुन लिया था, फिर भी मैंने उस वक्त कुछ नहीं कहा। मैं सोचता रह गया कि मैं क्या करूं। गुस्सा तो मुझे इतना आ रहा था कि मन किया कि उसी वक्त तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें घर से बाहर निकाल दूं। लेकिन ये मेरी माँ के दिए हुए संस्कार ही थे जो मैं रुक गया। माँ ने हमेशा मुझे यही सिखाया है कि जब इंसान ज्यादा गुस्से में होता है तो कभी कभार गलत फैसला ले लेता है। इसलिए मैंने उस वक्त कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, बल्कि अपने गुस्से के ठंडे होने का इंतजार किया। रात भर मैं सोचता रहा और मैं इसी निष्कर्ष पर पहुंचा कि भले ही मैंने तुम्हें अपने जीवन से नहीं निकाल सकता, लेकिन मैं अपनी माँ को ये तो महसूस करवा ही सकता हूँ कि ये घर उनका भी है। याद है कुछ दिनों पहले तुम कह रही थी कि माँ का गांव वाला घर बेच देते हैं। जब गांव वाले घर पर तुम अपना हक जता सकती हो तो अपने बेटे के घर पर माँ अधिकार क्यों नहीं जता सकती? अगर तुम्हें इतनी प्रॉब्लम है तो मैं ये घर माँ के नाम कर देता हूँ, तब तो ये इनका घर हो जाएगा ना। ये सुनते ही कविता के चेहरे का रंग उड़ गया। वो डर गई कि कहीं सचमुच ऋषभ ये घर अपनी माँ के नाम पर न कर दे। इसलिए वो तुरंत ही रंग बदलते हुए बोली, अरे नहीं नहीं, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। माँ जी आप पकवान बनाइए ना, ये घर भी तो आपका ही है। मैं गुस्से में कुछ ज्यादा ही बोल गई थी। वो क्या है ना कि मुझे इनकी सेहत को लेकर चिंता रहती है और मैं भी ज्यादा तेल नहीं खाती। लेकिन आप पकवान बनाइए और आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी। आपको इस घर में खुलकर जीने का अधिकार है, क्योंकि ये घर आपका भी है। भावना जी पनीली आंखों से बेटे की ओर देखते हुए बोली, बेटा मुझे ये घर अपने नाम पर नहीं चाहिए। अपने जीवन में मैंने यही सीखा है कि घर किसी के भी नाम पर हो, लेकिन परिवार तो सदस्यों के बीच आपसी प्रेम से ही बनता है। बस बहू मेरे साथ थोड़ा प्यार भरा व्यवहार कर ले, मुझे सम्मान दे, तो बस इस घर में मुझे अपनापन लगेगा। वरना केवल कागजों पर नाम रहने से कुछ नहीं होता है। इंसान के दिल में रिश्तों के प्रति सम्मान होना चाहिए। कहते कहते उनकी आवाज भर्रा उठी। कविता भी थोड़ी भावुक हो उठी और कहने लगी, माँ जी सच में मुझे लग रहा है मैंने आपको कुछ ज्यादा ही सुना दिया। प्लीज मेरी बातों का बुरा मत मानिए और मुझे माफ कर दीजिए। ऋषभ कहने लगा, देख रही हो ना मेरी माँ का दिल कितना बड़ा है। क्या चाहिए मेरी माँ को? थोड़ा सम्मान, प्यार और देखभाल। तुम्हारी माँ भी इसी उम्र की है। घर में तुम्हारी भाभी भी है। अगर तुम्हारी भाभी तुम्हारी माँ को उल्टा सीधा सुनाए तो क्या तुम्हें अच्छा लगेगा? अब कविता का सर झुक गया था। वो धीरे से बोली, मैं माफी मांग तो रही हूँ और क्या करूँ। भावना जी देख रही थी कि बात ज्यादा न बढ़ जाए, इसलिए उन्होंने ऋषभ को डांटते हुए कहा कि अब होली के दिन बहू को रुलाएगा क्या? तुझे पकवान खाने हैं ना, तो मैं तेरे लिए पकवान बना देती हूँ, लेकिन बेटा मैं मालपुआ कैसे बनाऊं? रात को तो मैंने मालपुआ का घोल बनाया ही नहीं था। तब ऋषभ मुस्कुराते हुए बोला, माँ मालपुआ का घोल तो मैंने तैयार कर दिया है। कुछ कम ज्यादा हो तो तुम थोड़ा संभाल लेना, और आलू भी मैंने उबाल लिए हैं। अब जल्दी से पकवान बनाओ, मुझे तो बहुत भूख लग रही है। फिर रंग भी तो खेलने जाना है। इस बार कविता ने भी नाक मुंह नहीं बनाया और कहने लगी कि इस बार तो मैं भी होली खेलूंगी, क्योंकि माँ जी जो हमारे साथ हैं। उसके बाद तीनों मिलकर हंसी खुशी पकवान बनाने लगे और पकवान बनाकर नाश्ता करने के बाद तीनों एक दूसरे के साथ होली के खुशहाल रंगों में सराबोर हो गए थे।